Now you are with Chandan Jha. Now we are going to cover BPC 001 General Psychology. This is Block 1, Unit 2, and this is Part 3. 2.3 Branches and Fields of Psychology. इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी के फील्ड्स कौन कौन से हैं और ब्रांचेस कौन कौन से हैं, और इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम कि जितने भी साइंस होते हैं उनके दो ब्रांच होते हैं. ठीक है, अभी तक आप जितने भी साइंस पढ़े होंगे उसके दो ब्रांच होते हैं. यहाँ पे दे भी रखे हैं इसमें. ऑल साइंसेस हैव ब्रॉडली टू ब्रांचेस, वन द बेसिक और एकेडमिक ब्रांच एंड द अदर अप्लाइड. एक तो बेसिक ब्रांच होते हैं, दूसरा अप्लाइड ब्रांच होते हैं. अब ये जो बेसिक और एकेडमिक ब्रांच या जो आपका अप्लाइड होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे दे रखे हैं. The basic or academic branch is the result of an academic curiosity or a question. That is, Newton asked, why does the apple fall on the ground? Basic और academic branch क्या होते हैं? तो ये academic curiosity या question का एक परिणाम होता है. मान के चलिए आपने पढ़ते समय आपके अंदर कोई जिज्ञासा जागी, मन में आपको कुछ पूछने की चाहत जागी और आपने एक क्वेश्चन पूछ दिया उसका, और उस क्वेश्चन पूछने के कारण से जो चीज़ें होती है वो बेसिक है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने पूछा कि यहाँ पर में कि कोई भी एप्पल जो है, वाई डज द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, कि कोई भी एप्पल जो है ग्राउंड पे क्यों गिरती है. विच गेव राइज टू द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिससे गुरुत्वाकर्षण की जो थियोरी है, इस थियोरी का जो है वो आपका आविष्कार हुआ. विच गेव राइज टू द थियोरी ऑफ ग्रेविटी. On the other hand, applied branch deals with solving problem by applying inputs from the basic academic branch. सही है. दूसरी ओर जो applied जो branch होती है वो solving problem का काम करती है. अब ये solving problem करेगी कैसे, कैसे problem को solve करेगी. तो basic और academic branch से जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी knowledge है, उसको जब आप application में लाते हैं, apply करते हैं, तो उसी को applied branch कहा जाता है. ठीक है, इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि जो पढ़े हैं उसको एप्लीकेशन में लाइए, तो वो पढ़ाई आपका कामयाब रहता है. नहीं तो कई बार आप ऐसा होता है जो भी एकेडमिक या बेसिक पढ़े हैं वो सब क्या होते हैं, भूल जाते हैं. However, this distinction is not rigid and beyond a point. Both the branch converge. कहते हैं फिर भी ये जो डिस्टिंक्शन है, जो भेद है दोनों में, बेसिक और आपका अप्लाइड में, ये इतना रिजिड नहीं है. रिजिड का मतलब है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये दोनों अलग अलग है और पॉइंट के बाहर है. दोनों ही ब्रांच जो है आपस में मिलते हैं. बोथ द ब्रांच कन्वर्ज. कन्वर्ज का मतलब मिलना. दैट इज, मैनी थियरीज ऑफ बेसिक ब्रांच आर अप्लाइड और हैव पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे थियरीज होते हैं जिस थियरी में कि जो ब्रांच की बेसिक ब्रांच की थियरी होती है उसको अप्लाई किया जाता है, और ऐसा संभावना बनती है कि और इसको आगे अप्लाई किया जाए. टू हैव पोटेंशियल टू बी अप्लाइड, जिससे कि आपको सॉल्व मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. कहने का मतलब एक ही थियरी जो है उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकता है, इसलिए बहुत सारे थियरी का इस्तेमाल किया जाता है. सिमिलरली मैनी अप्लाइड ब्रांचेस हैव कम अप विद न्यू और सप्लीमेंट्री थियरीज. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अप्लाइड ब्रांचेस हैं जो नए और सप्लीमेंट्री थियरीज के साथ दिखाई पड़ते हैं. दैट हैव इंक्लूडेड इन द बेसिक ब्रांच, जैसे कि बेसिक ब्रांच में जोड़ दिया गया है. ठीक है, बहुत सारे अप्लाइड ब्रांचेस हैं जो कि नई नई सप्लीमेंट्री थ्योरीज के साथ आते हैं. जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नए नए चीज़ आता है, नई नई चीज़ों का निर्माण होता है और एक नई थियरी का जन्म होता है. ठीक है, और इसको बेसिक ब्रांच में जोड़ दिया गया है. तो यही कह रहा है कि यहाँ पे दोनों जो है आपका बेसिक और जो अप्लाइड है इस पैराग्राफ में, ये रिजिडली या स्ट्रिक्टली जो है डिस्टिंक्ट नहीं है. ये दोनों कहीं ना कहीं आकर के कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं. और बेसिक और जो अप्लाइड काइंड के जो आपके इसमें ब्रांच हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर में बताया है. चलिए अब देखते हैं परमेश्वरन और बीना क्या बताते हैं इसके बारे में यहाँ पे. तो यहाँ पर में दे रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू परमेश्वरन एंड बीना, बीना और परमेश्वरन के हिसाब से जो 1988 में बताए थे, साइकोलॉजी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू जनरल साइकोलॉजी एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी. ठीक है, वो बताते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसे विस्तृत रूप से या बहुत बड़े तरीके से जनरल साइकोलॉजी में और डिफरेंशियल साइकोलॉजी में क्लासिफाई किया जा सकता है. द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है यहाँ पर में जनरल साइकोलॉजी.
ठीक है, फॉर्मर का मतलब यहाँ है जनरल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरलिटीज एंड सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। तो फॉर्मर का मतलब जनरल साइकोलॉजी जो होता है उनका संबंध क्या होते हैं कि जो जितनी भी जनरल चीज़ें हैं जो सामान्य है सबके लिए, जो बदलने वाली नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित होते हैं। और बिहेवियर में जो समानताएं होती है आपकी, स्पेशली अमंग द नॉर्मल एडल्ट्स, खास करके जो नॉर्मल एडल्ट लोग होते हैं उनमें। वाइल द लेटर का मतलब यहाँ पे है डिफरेंशियल साइकोलॉजी। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी हैज़ बीन प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती है, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन होती है, तो उनसे मुख्य रूप से इनका जो है संबंध जोड़ा गया है, हैज़ बीन प्राइमरीली कंसर्न्ड। तो यही है आपका डिफरेंशियल और जनरल साइकोलॉजी। जनरल जो है जनरल के तरीके से सामान जनरल और सिमिलरिटीज़ का बिहेवियर करती है, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं यहाँ पे ग्रेजुअली these two broad divisions developed into further branches or divisions of general psychology and applied psychology। कहते हैं धीरे धीरे ये जो दो ब्रॉड डिवीज़न है डिफरेंशियल और जनरल साइकोलॉजी के, उस जिसके बारे में पढ़े हैं, ये आगे जा कर के और ब्रांच में डेवलप हो जाते हैं, या जनरल साइकोलॉजी के डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाते हैं, या अप्लाइड साइकोलॉजी के डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं कि ये जो दो जो डिवीज़न है वो कैसे आगे जा कर के और भी डिवीज़न या ब्रांचेस को जन्म देते हैं जनरल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के। सबसे पहले हम अर्ली डिवीज़न की इसमें बात करते हैं 2.3.1 में। तो यहाँ पे दे रखे हैं 2.3.1 में, Psychology too, like other sciences, started with basic branches which were classified as experimental and non-experimental। कहते हैं दूसरे साइंस की तरह साइकोलॉजी भी बेसिक ब्रांच से शुरू हुई थी, जिसे कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से अलग अलग किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। अब यहाँ पर में एक्सपेरिमेंटल को अलग किया गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ब्रांचेस स्टार्टेड विथ फिजियोलॉजिकल लर्निंग एंड परसेप्शन। ये किससे संबंधित है? तो फिजियोलॉजिकल, सब में हम बता रखे हैं फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होते हैं, लर्निंग्स और परसेप्शन से, ठीक है। परसेप्शन वही होते हैं बाय टचिंग, आप जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं वही परसेप्शन होती है आपकी, ठीक है। अपने आसपास की चीज़ों को कितना परख पाते हैं, सराउंडिंग्स को। अब यहाँ पे दे रखे हैं मैनी साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड देयर वर्क में नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रयास करते हैं कि बिहेवियर की जो फंडामेंटल कॉजेज है, आखिर में बिहेवियर क्यों ऐसा होता है उसको समझने की, और उनका जो काम होते हैं उसे सीधा जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। दे आर प्राइमरीली इंगेज्ड इन बेसिक रिसर्च एंड स्टडी सच फंडामेंटल प्रोसेसेस एज लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन एंड परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। उनका मुख्य रूप से जो है यूज़ किया जाता है, उन्हें लगाया जाता है बेसिक रिसर्च में, ऐसे प्रकार के फंडामेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने में, जैसे कि लर्निंग करने में, मेमोरी में, थिंकिंग में, सेंसेशन में, ठीक है, एंड परसेप्शन में, मोटिवेशन में और इमोशन में बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेंसेशन भी आपका परसेप्शन के थोड़ा जुड़ा है, लेकिन सेंसेशन होता है आपका ज़्यादातर टचिंग प्रोसेस में किया जाता है, परसेप्शन किया जाता है ज़्यादातर टचिंग के साथ, आपका आसपास की जो माहौल होती है जिसको देख करके आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। Thus, experimental psychologist investigates how behavior is modified and how people retain these modifications। तो कहते हैं इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वह यह जांच करते हैं कि किस प्रकार से बिहेवियर को जो है सुधारा जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और कैसे लोग जो है ये जो सुधार होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, उनको रिटेन करते हैं, उनको धारण कर पाते हैं, अपने अंदर उतार पाते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थिंकिंग को प्रोसेस करते हैं। हाउ ह्यूमन सेंसरी सिस्टम्स वर्क टू अलाउ पीपल टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, और किस तरीके से ह्यूमन की सेंसरी जो सिस्टम होती है वो लोगों को जो है एक्सपीरियंस होने देती है कि आखिर में उनके आसपास चारों तरफ चल क्या रहा है। एंड द फैक्टर्स दैट अर्ज देम ऑन एंड गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि उन बिहेवियर को कराने में या उनको उकसाने में जो है उन्हें मदद करते हैं। तो ये तो ऊपर वाला था, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब नीचे में जो आते हैं उसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात कहे गए हैं इस पैराग्राफ में।
तो नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच की अगर बात करें तो द नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच इंक्लूडेड पर्सनैलिटी, सोशल एंड डेवलपमेंटल। इसमें पर्सनैलिटी, सोशल और डेवलपमेंटल जो है इंक्लूड होते हैं। However, many of these academic branches are having further sub branches। लेकिन कहते हैं ये जो जितने भी पर्सनैलिटी, सोशल और डेवलपमेंटल है ब्रांचेस है एकेडमिक ब्रांचेस की, इनके भी आगे जाकर के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। सब ब्रांचेस मतलब इनके अंदर छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। अब ये जो सब ब्रांचेस होते हैं उसमें जैसे है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसके सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, एडोलेसेंट साइकोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी क्या होती है? ओल्ड एज को ज़्यादातर स्टडी किया जाता है। ठीक है। सिमिलरली सोशल साइकोलॉजी हैज़ एन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी ब्रांच। ठीक है, क्या है? सोशल साइकोलॉजी के पास अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी ब्रांच है एंड इट हैज़ गिवन राइज टू अप्लाइड फील्ड, और इसने भी अप्लाइड फील्ड को जन्म दिया है जिसे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। अप्लाइड फील्ड्स हैव आल्सो लेड टू मेनी थियरीज। अप्लाइड फील्ड ने बहुत सारी थियरीज को जो है जन्म दिया है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन टू ऑर्गेनाइजेशन has resulted in many work motivation theories। कहते हैं मोटिवेशन की जो थियरीज है उसका जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम हो रहा है होता है, अगर आप उसको एप्लीकेशन करते हैं मोटिवेशन की जितनी भी थियरीज को, तो इससे बहुत सारे नए नए मोटिवेशन थ्योरीज आते हैं। इज हैज़ रिजल्टेड इन मैनी अदर। होता है ना, जब हम कोई नई बात बताते हैं उसमें से निकल के एक नई बात आती है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब हम मोटिवेशन की थियरीज को एप्लीकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में, तो एक नई प्रकार की जो मोटिवेशनल या मोटिवेशन थ्योरीज जो है निकल के आती है और इससे एक नई थ्योरी बनती है। दस टुडे देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और इसीलिए आजकल जो है साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं विच आर कैटेगराइज्ड अंडर बोथ बेसिक एंड अप्लाइड ब्रांचेस। जैसे कि आपका बेसिक और अप्लाइड जो ब्रांचेस हैं उनमें जो है आपका वर्गीकृत या उसको उस श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो इससे पहले वाले में था आपका एक्सपेरिमेंटल, इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब देखते हैं यहाँ पर मैं आगे क्या दे रखे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखे हैं इस पैराग्राफ में कि मैनी ऑथर्स यूज द टर्म ब्रांच एंड फील्ड इंटरचेंजेबली। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो इस शब्द जो है ब्रांच और जो फील्ड है इसको अदल बदल कर यूज करते हैं। मतलब कहीं पे फील्ड को यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे ब्रांच को यूज़ कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है इंटरचेंजेबली। Area or branch seem to be broader terms which include both basic and applied aspects, whereas field implies a specific area where expertise or specialized knowledge is required to solve problems। एरिया या जो ब्रांच होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा मालूम पड़ते हैं, जिसमें बेसिक और अप्लाइड एस्पेक्ट दोनों शामिल होते हैं, जबकि जो फील्ड होते हैं खास करके वो केवल स्पेसिफिक एरिया को दर्शाता है या इम्प्लाई करता है, जहाँ पर में एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है ज़रूरत होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेयर एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाउएवर सम ऑथर्स यूज द टर्म फील्ड इन ए ब्रॉडर मैनर। कहते हैं फिर भी कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो कि फील्ड जैसे शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। इनके भी बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड हैं, हैज़ मैनी सब फील्ड्स। Others use the term division and subdivisions of psychology. Clear-cut distinction is not obvious. Therefore, these terms are used interchangeably. दूसरे भी इस शब्द को डिवीज़न और सब डिवीज़न साइकोलॉजी के नाम से जो है जानते हैं, और स्पष्ट करके इसका जो भेद है वो साफ नहीं है कि आखिर में वाकई में दोनों में कितना अंतर है। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। इसी कारण से ये जो दोनों शब्द हैं फील्ड और ब्रांच वाली जो बात यहाँ पे कही गई है उससे अदल बदल कर यूज किया जाता है। देयरफॉर दिस टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब नेक्स्ट दे रखे इसमें, नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द साइकोलॉजीज मेजर ब्रांचेस फील्ड्स एज डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस ऑथर्स। कहते हैं अब चलो देखते हैं बहुत सारे जो साइकोलॉजी के जो कुछ ब्रांचेज हैं, मेजर ब्रांचेस फील्ड्स हैं, जिससे कि बहुत सारे ऑथर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें 2.3.2 में बेसिक फील्ड्स में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फील्ड्स की अगर बात करें तो बेसिक फील्ड्स इन साइकोलॉजी आर प्राइमरली कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का बेसिक फील्ड में क्या काम होता है, तो मुख्य रूप से जो है ये बिहेवियर की जो क्या कारण है उसको पहचानने से संबंधित होता है या कंसर्न होते हैं। बिहेवियर आखिर में क्यों होती है, किस कारण से बिहेवियर होती है। अब बिना बिहेवियर का आपको पता है कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग थिंग नहीं रह सकता है।
Psychologists who work in these fields try to understand and describe the determinants of behavior. कहते जो साइकोलॉजिस्ट इन फील्ड में काम करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और बिहेवियर के जितने भी कारक हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. फॉलोइंग आर द बेसिक फील्ड्स. कहते हैं जो नीचे दिए गए हैं ये बेसिक फील्ड्स हैं. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बायोसाइकोलॉजी. तो बायोसाइकोलॉजी क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे इसमें. तो बायोसाइकोलॉजी जो होते हैं स्टडीज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर में जो आपका बायोलॉजिकल बेसिस है, आखिर बायोलॉजी का कितना रोल प्ले करता है उसमें, उसकी स्टडी करती है. द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड द बायोलॉजिकल साइंसेज इज क्वाइट ऑब्वियस. और साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के बीच जो एक घनिष्ठ संबंध है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल साफ है, क्वाइट ऑब्वियस है, स्पष्ट है. ऑल बिहेवियर अकर्स थ्रू बॉडली प्रोसेसेस. जितने भी बिहेवियर होते हैं वो बॉडी में क्या चीज़ चल रहा है उसके जरिए होता है. द ब्रेन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे जो ब्रेन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि बॉडी की जो ऑर्गन में जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन हैं उनके फंक्शन में या उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको कोऑर्डिनेट करने में, एक साथ मिलकर काम करने में. In fact, it is the seat of all forms of complex behavior. सचमुच में ये जितने भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं जो सभी रूप में होते हैं उनका एक सीट होता है. It is impossible to understand and explain behavior without an understanding of the structure and functioning of the brain. कहते हैं कि बिना ब्रेन की जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है उसको समझे बिना उसकी हम बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसको समझना जो है हमारे लिए असंभव होता है. Along with the brain, the entire nervous system plays a crucial role in behavior. और ब्रेन के साथ पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये बिहेवियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है, क्रूशल रोल ये प्ले करते हैं. Hence there is an intimate relationship between psychology and neurology, neurophysiology, neurochemistry and other branches of knowledge which are directly involved with the study of nervous system, particularly the brain. और इस तरह से यहाँ पर में एक घनिष्ठ संबंध है साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के बीच. न्यूरोलॉजी क्या होते हैं? स्टडी ऑफ ब्रेन होते हैं, ब्रेन की डिजीज़ होती है और पूरे शरीर में जो नर्व्स होती है उसी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है. न्यूरोफिजियोलॉजी इसी से संबंधित होता है जिसमें फिजियोलॉजी वर्क करते हैं. न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरो और केमिस्ट्री मिला के काम होता है इसमें. और दूसरे जो ब्रांचेस होते हैं जो नॉलेज की होती है वो सीधा इसमें इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए, खास करके जो ब्रेन होते हैं. इसके बाद बात कही गई है यहाँ पे जेनेटिक्स की, जो आपको अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट जो डिसऑर्डर है उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें बताया जाता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है ADHD में. तो उसी जेनेटिक्स की यहाँ पे बात कही गई है. तो जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी. कहते हैं कि बायोलॉजी का ब्रांच है जेनेटिक्स जो कि अलग अलग क्वालिटी की जो इनहेरिटेंस की जो नेचर है उसके बारे में बताती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है साइकोलॉजी की नज़र को देखते हुए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी. ओवर द ईयर्स geneticists have carried out important researches bringing out the role of heredity in determining behavior. कहते हैं वर्ष के साथ साथ वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है तो जितने भी जेनेटिक्स को जानने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च को चलाए हैं जिसमें उन्होंने हेरिडिटरी की क्या रोल है उनको निकाल के बताए हैं जो कि बिहेवियर को निश्चित करती है. This has been particularly so in the case of abnormal behavior like neurosis, mental retardation, psychosis, etc. और यह जो है खास करके एबनॉर्मल बिहेवियर के केस में ज़्यादा देखा जाता है जिसमें न्यूरोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, साइकोसिस आदि आते हैं. तो इसमें खास करके न्यूरोसिस में क्या होते हैं, आपका मेंटल डिजीज़ होते हैं और मेंटल डिजीज़ के कारण जो आपका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण से एंग्जाइटी होती है, अनरीजनेबल फियर्स होती है. ठीक है, तो ये सब सारा काम जो है न्यूरोसिस में होते हैं. मेंटल रिटार्डेशन जानते हैं जो दिमाग की मानसिक क्षति होती है. साइकोसिस होते हैं एक मेंटल डिजीज़ होते हैं जिसमें कि आपका बिहेवियर इस टाइप का हो जाता है जिसमें कोई भी चीज़ जो है रियल आपको नहीं समझ में आता है कि कोई चीज़ रियल है, इसको साइकोसिस कहा जाता है.
Studies on the role of heredity have also indicated the importance of the genes in determining the intelligence level. कहते हैं हेरिडिटरी का जो रोल है उसका जो अध्ययन है इसने यह भी जो है दर्शाया है कि जीन की क्या इंपॉर्टेंस है जो इंटेलिजेंस लेवल को निश्चित करता है या डिटरमिन करता है। अब नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं इन रिसेंट ईयर्स द रोल ऑफ केमिकल फैक्टर्स स्पेशली द हार्मोन्स secreted by endocrine glands have been shown to play an important role in behavior. कहते हैं हाल के वर्षों में जो केमिकल फैक्टर्स की जो भूमिका है खास करके हार्मोन की जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है सिक्रीट करती है, इसने भी दिखाया है कि बिहेवियर में उनका इंपॉर्टेंट रोल कैसे वो प्ले करते हैं। ठीक है, खास करके अगर एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार का किसी भी जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं जो कि आपको हार्मोन को बनाने में काम आता है। हार्मोन क्या होता है, केमिकल होते हैं। ठीक है, और ये जो केमिकल होते हैं आपके बॉडी को ग्रो करने में और डेवलप करने में जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, डेवलप करने में, और फाइनली ये जो केमिकल होते हैं वो उसको ब्लड में मिलाने में, ठीक है, मिक्स करने में ये आपको आगे हेल्प करते हैं जिससे बॉडी का विस्तार होता है, ग्रो होता है। ठीक है, उसी को एंडोक्राइन कहा जाता है। अब अगर आगे इसकी बात करें, इसमें दे रखे हैं इमोशनल बिहेवियर, टेम्परामेंट एट्सेट्रा आर टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहते हैं इमोशनल बिहेवियर या टेम्परामेंट है ये कुछ उचित एक्सटेंट तक या इनका जो विस्तार है कंसिडरेबल एक्सटेंट तक होते हैं जो कि हार्मोन के द्वारा प्रभावित होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे दे रखे हैं। ऑफ द कंपैरेटिव के बारे में जानेंगे इसमें। तो अगर कंपैरेटिव साइकोलॉजी की बात करें तो ये क्या करते हैं कि studies and compares the behavior of different species, especially animals। खास करके एनिमल और अलग अलग प्रकार के जो प्रजातियां होती है या डिफरेंट स्पेसीज होते हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं कि कैसे बिहेव करते हैं उनको कंपेयर कराते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। दैट इज़ वाई सम ऑथर्स यूज टू कॉल दिस फील्ड एज एनिमल साइकोलॉजी। और यही कारण है कि कुछ ऑथर्स ने इस फील्ड को जो है कहना चालू रखा कि यह फील्ड जो है वो एक एनिमल साइकोलॉजी के रूप में है। बाय स्टडिंग एनिमल बिहेवियर दिस साइकोलॉजिस्ट गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी कंपेयर्ड विद एंड अप्लाइड टू ह्यूमन बिहेवियर। कहते हैं एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हुए ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और जिसे कि कंपेयर किया जा सकता है और ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। फॉर example, investigating how does the queen bee direct control and gets things done by the worker bee may provide meaningful information about leadership। कहते हैं एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से क्वीन बी जो है डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ जो वर्कर बी होते हैं उससे काम करवा लेते हैं। जो मधुमक्खी होती है, बी होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो क्वीन होती है जो कि खुद कुछ नहीं करती है बल्कि जो वर्कर बीज होते हैं खास करके जो काम करने वाले मधुमक्खियां होते हैं उनसे सारा काम करवाते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। मे प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लीडरशिप। और लीडरशिप क्या होती है इसका एक मतलब भरा सूचना भी दे सकते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में टोटल कंपैरेटिव साइकोलॉजी के बारे में दे रखा है कि कंपैरेटिव साइकोलॉजी खास करके एनिमल और जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके बिहेवियर के बारे में कंपेयर कराती है और साथ में उसका स्टडी करती है। और इस प्रकार से कुछ ऑथर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे एनिमल साइकोलॉजी के रूप में नाम देते हैं। और इस एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हुए ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इसको कंपेयर कराते हैं और साथ में इसे ह्यूमन जो बिहेवियर होती है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि क्वीन बी जो है डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और वर्कर बी से अपना काम करवा लेते हैं और ये अपने लीडरशिप का एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रदान करा सकते हैं। तो ये था आपका कंपैरेटिव साइकोलॉजी में। अब नेक्स्ट जाते हैं कल्चरल साइकोलॉजी में। अगर कल्चरल साइकोलॉजी की बात करें,
studies the ways in which culture, subculture and ethnic group membership affect behavior। कहते हैं ये उस सभी रास्ते को स्टडी करते हैं जिसमें कल्चर, सब कल्चर, एथनिक, ग्रुप मेंबरशिप ये हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कल्चर क्या होते हैं, सब कल्चर क्या होते हैं और एथनिक क्या होते हैं। एक्चुअली में अपने देश में जो भी काम हो रहा होता है उनका करने का अपना अपना तरीका होता है, उसी को कल्चर कहा जाता है। इसके अंदर में सब कल्चर होती है। सब कल्चर का मतलब हुआ कुछ ऐसा सोसाइटी होता है, कुछ ऐसा समाज होता है या कुछ ऐसा ग्रुप होता है, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर में भी छोटा छोटा कल्चर होता है, वो अपना अपना कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो इसी को सब कल्चर कहा जाता है। इसके बाद है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप का मतलब होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी जो समाज में लोग रह रहे होते हैं उनसे कट पिट के रहते हैं। वो अपना समाज ऐसा लगता है उनको रिजेक्ट कर देता है, सोसाइटी उनको रिजेक्ट कर देता है और किसी तरीके से सोसाइटी में अपना जो है मेंटेन करके वो रहते हैं। उनको सारा अधिकार मिलता है, जितना कानूनी राइट्स होता है, लॉफुल राइट्स होता है, सब दिया जाता है, लेकिन सोसाइटी उनको पूरी तरीके से खुद में एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? बिकॉज ये किसी भी तरीके से और ग्रुप का मेंबर नहीं होता है और इनका अपना ग्रुप होता है, इसी कारण से इसे एथनिक ग्रुप मेंबरशिप कहा जाता है। तो कल्चर, सब कल्चर और एथनिक ग्रुप मेंबरशिप जो होते हैं ये सारे मिलकर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। These psychologists do cross-cultural research and compare behavior of people in different nations। और ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाकर के रिसर्च करते हैं और साथ में अलग अलग जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, नेशंस होते हैं, उनके लोगों की क्या बिहेवियर है उनकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये था आपका कल्चरल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट जो है वो है आपके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें दे रखे हैं इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। इसमें साइकोलॉजिकल प्रोसेस के जितने भी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें परसेप्शन आती है, लर्निंग आती है और मोटिवेशन आती है। परसेप्शन क्या होती है? अपने आसपास की चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग होना, योग्यता होना, एबिलिटी होना, उसको परसेप्शन कहा जाता है। मोटिवेशन और लर्निंग तो पहले से ही जानते हैं क्या होते हैं। द मेजर रिसर्च मेथड यूज बाय दीज साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और जो मेजर रिसर्च इन सभी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है उसमें क्या शामिल होते हैं? तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट को ये कंट्रोल करके रखते हैं। बट एज मॉर्गन पुट इट, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ऑल्सो यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अदर देन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन मॉर्गन का कहना यह है कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होते हैं इसे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के अलावा, अदर देन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अब अगर हम इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट में, तो इसमें दे रखे हैं कि फॉर इंस्टेंस social psychologists may do experiments to determine the effects of various group pressures and influences on a person's behavior। कि सोशल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या करने के लिए? कि अलग अलग जो ग्रुप के प्रेशर, ग्रुप के होते हैं, उनके जो इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं और पर्सन्स के ऊपर उनका क्या प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उनको निश्चित करने के लिए या निर्धारित करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए। So in spite of its name, it is not the method that distinguishes experimental psychology from other subfields। कहते हैं इसीलिए अपने नाम होने के बावजूद भी, in spite of its name मतलब अपने नाम के बाद भी, it is not the method, यह एक तरीका नहीं होता है जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को दूसरे जो छोटे छोटे फील्ड होते हैं उनसे इनको अलग करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। Instead, experimental psychology is distinguished by what it studies the fundamental processes of learning and memory, thinking, sensation and perception, motivation, emotion and the physiological or biological basis of behavior। इसके बजाय वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो होते हैं उसे अलग किसके द्वारा किया जाते हैं? तो बाय व्हाट इट स्टडीज, कि क्या यह स्टडी करते हैं। लर्निंग का फंडामेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन और जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं बिहेवियर की क्या होते हैं, इनके हिसाब से इनको अलग किया जाता है। अब देखते हैं इसमें जेंडर साइकोलॉजी में। जेंडर साइकोलॉजी तो सीधा सीधा है, जेंडर का नाम है तो निश्चित है मेल फीमेल की यहाँ पे बात होगी। तो डज रिसर्च ऑन डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की जो में क्या अंतर है उसको जो है ऊपर रिसर्च करते हैं।
द एक्विजिशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ जेंडर थ्रू आउट द लाइफ। जेंडर आइडेंटिटी कैसे प्राप्त होती है मेल और फीमेल में, एंड द रोल ऑफ जेंडर थ्रू आउट लाइफ, और जेंडर की रोल पूरी ज़िंदगी में क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी लड़का या लड़की हो, जब तक वो 8-10 साल का रहता है, ठीक है, तब तक वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को नहीं पहचानता है कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन 8 से 10 साल होने के बाद जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अपने आप को आइडेंटिटी करने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, मुझे अब ये कपड़े पहननी चाहिए, मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरा ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है। इस तरीके से वो अपना जो आइडेंटिटी है वो पहचानना शुरू कर देता है। तो फीमेल क्या करते हैं, गर्ल्स होते हैं, वुमेन होते हैं, लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, वो अपना एक आइडेंटिटी बना लेती है, और जो लड़के होते हैं वो अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं, पुरुष बनते हैं वो अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो इसी को जेंडर आइडेंटिटी कहा जाता है। याद रहे कि जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो बच्चों में नहीं होती है। बच्चे जेंडर आइडेंटिटी को नहीं समझते हैं, बल्कि केवल क्लासरूम में टीचर के माध्यम से, पेरेंट्स माता पिता के माध्यम से उसे समझाया जाता है कि तुम लड़की हो तुम ये काम मत करो, तुम लड़का हो ये काम मत करो। बस जब बचपना जैसे जैसे ऊपर उठती चली जाती है तो आफ्टर 8 से 10 साल के बाद या 8 से 10 साल की एज में ये पता लग जाता है, लड़की को भी पता लग मैं लड़की हूँ, लड़का को भी पता लग जाता है कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे अलग अलग तरीके से रहना चाहिए। तो इनका जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है इसी को जेंडर आइडेंटिटी कहा जाता है। और ये जो जेंडर आइडेंटिटी होते हैं ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी ज़िंदगी में, थ्रू आउट लाइफ। तो ये था आपका जेंडर साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका लर्निंग साइकोलॉजी। लर्निंग साइकोलॉजी की अगर बात करें तो स्टडीज हाउ एंड वाई लर्निंग अकर्स, यह बताती है कि आखिर में लर्निंग होती क्यों है, कैसे हम कोई चीज़ों को सीखते हैं। दिस साइकोलॉजिस्ट डेवलप थियरीज ऑफ लर्निंग एंड अप्लाई द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग टू सॉल्व ए वैरायटी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये लर्निंग की थियरीज जो होती है उसको डेवलप करते हैं, लॉज और प्रिंसिपल जो लर्निंग की होती है उनको अप्लाई करते हैं, जिससे ह्यूमन की जो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, वैरायटी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट जो है इसमें वो है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में यहाँ पे दे रखे हैं स्टडीज पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड डायनामिक्स। दिस साइकोलॉजिस्ट डेवलप थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड टेस्ट फॉर असेसिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये क्या करते हैं, ट्रेट और डायनेमिक्स की पर्सनैलिटी के जो है स्टडी करते हैं। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी लक्षण है वो कैसा है, वो कितना चलायमान है, कितना काम का है। और साथ में ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये पर्सनैलिटी के जो थियरीज होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, इन सभी को जो है ये डेवलप करते हैं। साथ में जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी होनी चाहिए उसका निर्धारण करते हैं। दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनके क्या कारण होते हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। किसी जमाने में फिजियोलॉजी और फिलॉसफी मिला के पढ़ाई जाती थी। तो यहां से शुरू होते हैं और देखते हैं इसमें। The physiological psychologist investigate the role of biochemical changes within our nervous system. Physiological psychologist क्या करते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उनकी क्या भूमिका होते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर भी। इन एवरीथिंग वी डू, सेंस, फील और थिंक, खास करके उन सारी चीज़ों को करते हैं जो हम करते हैं, समझते हैं, फील करते हैं या थिंक करते हैं। Mostly they use experimental method and do basic research on the brain, nervous system and other physical origins of behavior. अधिकतर वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं और बेसिक रिसर्च करते हैं ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, और दूसरे जो बिहेवियर के फिजिकल ऑरिजिन्स है उनके, जहाँ से बिहेवियर हमारा शरीर में उत्पन्न होता है, उसी को फिजिकल ऑर्गन ऑफ बिहेवियर, ऑरिजिन ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। Physiological psychology is not only a part of psychology but also is considered to be a part of broader field called neurobiology, which studies the nervous system and its functions. कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजी होते हैं वो केवल साइकोलॉजी का ही हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि इसे जो न्यूरोबायोलॉजी होते हैं उनके हिस्सा के अनुसार से भी इसे समझा जाता है, जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है न्यूरोबायोलॉजी का।
जो कि नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं और नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है उसका भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं, एज वी नो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज कैटेगराइज्ड अंडर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो होते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की श्रेणी में रखा जाता है। दैट इज वाई सम ऑथर्स कॉल दिस ब्रांच एज एक्सपेरिमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और यही वजह है कि कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जो कि इस प्रकार के जो ब्रांच होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का नाम दिया है। On the other hand, some authors have categorized experimental psychology as a separate branch of psychology. दूसरी ओर कुछ ऑथर्स ने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को एक अलग प्रकार की जो सेपरेट ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, उनकी श्रेणी में इसको रखा है, उनको अलग किया है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में है, जो बेसिक फील्ड्स में है आपका, वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी। तो सेंसेशन और परसेप्शन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। सेंस ऑर्गन्स का क्या होती है हमारी, जैसे आंख होती है, आइज क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। आंख से देख करके हम कोई चीज़ को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधा है, किसी की आंख में रोशनी नहीं है, तो उसकी जो सेंस परसेप्शन होती है वो क्या होती है, टच करके होती है। आसपास की चीज़ों को जो है, जो आसपास घटनाएं होती है, जो आवाज़ साउंड आती है, जो ईयर्स होती है, उससे उसका सेंस परसेप्शन होता है। तो आइज जो होते हैं, हमारी आंख होती है, वो सेंस परसेप्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। कोई चीज़ देख करके उसको अपने मन में उतारना, उसके बारे में समझना, तो ये चीज़ जो है वो सेंस ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सेंस ऑर्गन्स का स्टडी करते हैं, साथ में साथ जो परसेप्शन की जो प्रोसेस होती है उसका भी स्टडी करते हैं। कहने का मतलब कि हमारे अंदर में परसेप्शन होती कैसे हमारे अंदर में समझने की एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। Psychologists working in this field investigate the mechanism of sensation and develop theories about how perception or misperception, illusion occurs. यहाँ पे कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वो सेंसेशन के जो वर्क है, कैसे सेंसेशन काम करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से परसेप्शन और मिसपरसेप्शन, जिसको इल्यूजन भी कहा जाता है। मिसपरसेप्शन का मतलब होता है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। हमारे मन में जो भ्रम कभी कभी हो जाता है, जो चीज़ नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच लेते हैं, उसी को मिसपरसेप्शन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। दे ऑल्सो स्टडी हाउ डू यू परसीव डेप्थ, मूवमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन। वे ये भी स्टडी करते हैं किस तरीके से हम परसेप्शन में जो डिफरेंसेस होती है, अलग अलग व्यक्ति की परसेप्शन डिफरेंसेस होती है, अलग अलग तरीके से हर एक व्यक्ति सोचता है, अलग अलग तरीके से उनका समझने की क्षमता होती है। और यही कारण है कि लोगों में मनमुटाव ज़्यादा होता है और थिंकिंग स्किल्स से होती है, सब में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर में एक बात कही गई है कि जो परसेप्शन में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और जो मूवमेंट है, जो डेप्थ है खास करके परसीव करने की, इसके बारे में हमें ये बताते हैं खास करके इस तरह के जो सेंसेशन और परसेप्शन के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। रिसर्च इन दिस फील्ड हैज गिवन राइज टू मेनी लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वेज वी एडजस्ट टू द विजुअल वर्ल्ड इन द मीनिंगफुल वे। और इस फील्ड में जो रिसर्चर है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज और सिद्धांत को दिए हैं जो कि हमें समझने में मदद करते हैं कि किस तरीके से हमें ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है जिसे हम चारों तरफ देख रहे हैं, उसको हम सही तरीके से समझ सकें, अपने आप को वहाँ पे ढाल सके, एडजस्ट कर सके।